स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से इस क्लास में। और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों की प्रतिक्रिया देख के, पढ़ के। और वैसे तो मैं चाहता था कि पहले आपका जो ये काव्य वाला पोर्शन है, ये कविता जितनी जितनी हैं कविताएं, उसको मैं पहले समझा दूं। लेकिन इस बीच कई बच्चों का ये आ गया कि सर वो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, हम लोग पढ़ रहे हैं घर में लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कविता हम बाद में करेंगे। पहले आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, उस पर मैं थोड़ा समय दूं। वैसे आप देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि लेखक के बारे में थोड़ा सा खुद पढ़ लें, क्योंकि उस पर जो जानकारी किताब में है वो काफ़ी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उस पर मैं ज़्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता। शुरुआत से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो निबंध है ये डायरी का अंश है। और डायरी लिखना भी, साहित्य में कई तरह से साहित्य की रचना होती है, उसकी सृष्टि होती है। नाटक के माध्यम से आप अपनी बात कहते हैं, कहानी के माध्यम से कहते हैं, उपन्यास के माध्यम से कहते हैं, कविता के माध्यम से कहते हैं। वैसे ही डायरी लिख के भी अपनी बात लोग कहते हैं। तो डायरी लेखन भी एक विधा है, एक लिखने की शैली है, एक स्टाइल है। ये पहले आप नोट कर लें। इसीलिए पहला ही सेंटेंस है, मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती है। मैं एक एक लाइन पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी आप ये देखिए कि मेरा ध्यान पहले पृष्ठ पर है, पेज 71 पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि लेखक जो है वो अपने किसी मित्र के पास, जो क्रिटिक्स है, आलोचक है, वो साहित्यिक आलोचना करता है, जिसका नाम यशपाल है, उसके पास पहुंचता है लेखक अपनी डायरी लेकर के। उसने कुछ लिखा है और चाहता है कि अच्छे आलोचक के रूप में, अच्छे क्रिटिक के रूप में वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। सब चाहते हैं कि अगर मैंने कुछ लिखा है तो लोग बताएं कि मेरा कितना अच्छा हुआ, मेरा प्रयास कितना सफल हुआ। इसी आशा के साथ अपना समय उनसे, उन्होंने उनका समय मांगा होगा कि भाई मुझे आना है, मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने समय दिया होगा कि यहाँ आ जाओ। तो बड़ी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वहाँ पहुँचे हैं वो। और उनके बारे में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं कि वो बेरोजगार है वगैरह वगैरह, ये लिखने की शैली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान के चलिए कि वहाँ पहुँचे हैं वो उनके पास। और दूसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे, वसुधा एक शब्द है। खैर, तो वसुधा के लिए लिखी गई ताजी ताजी डायरी। यानी वसुधा एक, उस समय जब लेखक ये लिखा करते थे, उस समय एक बहुत अच्छी और साहित्य की दुनिया में एक नामी गिरामी पत्रिका हुआ करती थी। किसी पत्रिका में किसी लेखक का लेख छपना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। आज भी है। मान लीजिए आप कुछ लिखते हैं, आपका लेखन, आपकी कोई कृति किसी अखबार में भी अगर छप जाए, कोई आपने कहानी लिखी और किसी अखबार ने छाप दिया, तो आपको कितनी खुशी होती है। वैसे ही उस समय वसुधा में छपना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये उसी वसुधा के लिए इन्होंने लिखा था कि इसको मैं देख लूँ, ये जो संशोधन होना है, जो सुझाव मिलने हैं वो मिल जाए, उसके बाद इसको सजा करके ठीक से लिख के मैं इसको वसुधा में प्रकाशित करवाऊंगा। इसी आशा और उत्साह के साथ वहाँ पहुँचे थे। लेकिन हो क्या रहा है, दूसरे पैराग्राफ के अंत में आप देखें कि यशपाल जो है, उनके मित्र, वो डायरी देख रहे हैं। और देखने के, उन्होंने कुछ पेज देखे होंगे, पलटे होंगे पन्ने, और देखने के बाद जो उनकी पहली प्रतिक्रिया है, बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया है किसी भी रचनाकार के लिए। क्या कहते हैं, यह डायरी एकदम फ्रॉड है, यानी बकवास है, जाल है। आपने सब जो कुछ लिखा है सब मिथ्या लिखा है।
कुछ है ही नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। अब सोचिए कि अगर किसी ने इतनी मेहनत की हो और उसको एक ही बार में कोई उसको राइट ऑफ कर दे कि भाई ये सब बकवास है, कैसा लगेगा उसको। इसीलिए यहाँ है नीचे कि मुझ पर वज्रपात हो गया। स्वाभाविक है, जिस आशा और उत्साह के गए थे उत्साह के साथ, और उन्होंने कहा कि डायरी एकदम फ्रॉड है, सुन करके तो बिल्कुल हिल गए बेचारे। लगा जैसे कि वज्रपात होना मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि ऊपर से कुछ गिरा, नाड़ी खिसक गई। ये थोड़ा सा इसमें ये है, एक तरह से आप कहिए थोड़ा हास्य उत्पन्न करने के लिए है। नाड़ी खिसकती है शरीर में, पेट के अंदर। अगर आपने वजन ज़्यादा उठा लिया, कुछ काम कर दिया, कोई नाड़ी इधर से उधर हो गई तो फिर आपके लूज मोशन होते हैं, इस तरह की बात है। तो नाड़ी खिसक गई यानी मैं तो बिल्कुल हिल गया। और यशराज जो हैं, पढ़ने के बाद उन्होंने अपना चेहरा ऐसे बना लिया था जैसे लगता है कि बिल्कुल नाखुश, और माने उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं। दूसरे पेज पे आइए। कह रहा है लेखक कि डायरी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। स्वाभाविक है, अगर कोई बड़ा रचनाकार है, हम जैसे छोटे मोटे लोग भी कुछ लिखते हैं तो बड़ा समय लगाते हैं, उसमें काटते हैं, छाटते हैं, उसका संशोधन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, और तब जाके वो चीज़ निकल के आती है तो हम लोग भी पढ़ के किसी को सुनाते हैं। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो अपने बेटे को ही सुना देता हूँ, अच्छा सुनो तो भाई कैसा लगा। अगर बेटे ने कहा कि हाँ पापा बहुत अच्छा लगा तो मुझे खुशी होती है। लेकिन अगर बेटा कहते कि पापा यहाँ अगर थोड़ा ऐसे रहता तो ठीक था, तो मुझे भी लगता कि अरे यार कहाँ गलती हो गई। तो ये आम बात है। और ये मेहनत करने के पीछे का जो राज है वो बता रहे हैं कि परसाई जी के पत्र रूपी पिस्तौलों से। यहाँ आप जब पढ़ते होंगे घर में तो आपको थोड़ा सा भ्रम होता होगा कि ये है क्या। अब परसाई जो है वो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। वो परसाई पूरा नाम है हरिशंकर परसाई, जो बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, सटायरिस्ट जिसको कहते हैं, सटायर लिखते हैं, व्यंग्य लिखते हैं। तो उनके व्यंग्य जो हैं वो हिंदी साहित्य के धरोहर के रूप में उसको हम देखते हैं। यानी अगर व्यंग्य की दुनिया से परसाई का नाम हटा दीजिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे परसाई जी यशपाल जी को, यानी सॉरी इन लेखक को, जो मुक्तिबोध जी हैं, इनको बार बार पिस्तौल, पत्र रूपी पिस्तौल, इसको समझिए। पत्र रूपी पिस्तौल का मतलब बार बार चिट्ठी लिख के, अरे कुछ करो, कुछ लिखो, लिख रहे हो कि नहीं, बैठे हुए हो चुपचाप, जल्दी करो, अभी तक तुम्हारे यहाँ से कुछ खबर नहीं आई, कुछ बताया नहीं तुमने कि क्या लिखा नहीं लिखा। तो ये जो एक तरह से जैसे लगता है ना पिस्तौल से गोली छूटती है, उसी तरह से चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, उसी को इन्होंने कहा है कि परसाई जी के पत्र रूपी पिस्तौलों से संप्रेरित होकर के, मैं उनसे इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के मैंने इतनी मेहनत की। क्योंकि एक इतना बड़ा महान व्यक्तित्व, महान रचनाकार, महान व्यंग्यकार, जो एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, वो कह रहा है कि लिखो लिखो लिखो, तो ऐसे ही उत्साह बढ़ जाता है। तो उत्साहित होकर के उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। मेहनत का नतीजा क्या निकला? धूल राख बालू, यानी सब बेकार। अब यशपाल से एक तरह से अपमानित होकर या उतनी कटु आलोचना के बाद पहला ही वाक्य ये एकदम फ्रॉड है, इतना ही सुनने पर ये तो पूरा लगा जैसे कि बिल्कुल बिखर गए। लेकिन ये भी अनुभवी आदमी है, इन्होंने अपने मन को काफ़ी नसीहत दी। भीतर भीतर सोच रहे हैं कि अरे यार इसने बोलना तो बोल दिया, लेकिन उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी उन्होंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, और संभालते संभालते अपने आप को उन्होंने कहा भी कि तुम भले ही फ्रॉड कह लो,
हमारा काम है कहना, आलोचक हो कहो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी इसमें जरूर है। मैंने पूरी ईमानदारी से इसे लिखा है और ये डायरी जो है मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। डायरी पढ़ने के बाद कोई भी कहेगा कि मैंने ईमानदारी से डायरी लिखी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इतना सुनने के बाद यशराज जो है उसने अपनी मुस्कान दबा ली। यानी कहते हैं ना किसी पर तरस खाना, अगर कोई बच्चों जैसी बात करे तो बच्चों की बात सुन करके आदमी थोड़ा मुस्कुरा देता है। ये मुस्कुराहट जो है ये और लेखक को जैसे तेज छुरी काट जाती है वैसे काट गई। क्रोध आया, लेकिन उन्होंने क्रोध को नियंत्रण में रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं अकड़ूं भी, अकड़ने का नाटक करूं तो वैसा करना मुझसे संभव नहीं हुआ, क्योंकि वो लेखक स्वयं भी पहुंचा हुआ था। कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो अपने से वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनके सामने कैसा आचरण करना चाहिए, इतना तो था पता उसे। और उसे इतनी बुद्धि तो थी कि दिमाग से काम लो। और बौद्धिक संस्कृति जो है वो यही कहती है कि अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर कोई कह दे, कोई शिकायत कर दे, कोई आलोचना कर दे तो उसे सुन लो ठंडे मन से, उसी में कल्याण है। यहाँ से आप नीचे तक देखेंगे, यानी 1 पैरा, 2, 3, 4 पैरा, 4 पैरे तक जो है वो लेखक के अपने विचार हैं, उसके मन में जो प्रतिक्रिया हो रही है उस पर है कि इंसान हमेशा बचपन से लेके बड़े होने तक सीखता ही रहता है। इसमें आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ करके समय नष्ट होगा। आप पढ़ेंगे, मैं समझा देता हूँ, फिर घर में आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लेखक जिंदगी की जो शुरुआत है उसको कह रहा है कि जैसे प्राइमरी स्कूल से हम शुरुआत करते हैं, और प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, क ख ग घ पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़ते हैं, हाथ में स्याही लगती है, ज़मीन पे बैठते हैं, थोड़ी भी गलती हुई तो थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। ये सारा कुछ बचपन में है। तो आदमी सोचता है कि चलो बचपन में हैं, मार खा रहे हैं, गंदा है, सब कुछ है, बड़े हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखा जाता है कि हम बड़े कभी होते ही नहीं, कभी बड़े नहीं होते हैं। ज़िंदगी हमेशा प्राइमरी स्कूल ही बनी रह जाती है। हमेशा हम सीखते रहते हैं, हमेशा हाथ गंदे होते रहना और स्याही का लगना, ये आपको ये दर्शाता है कि जीवन हमेशा संघर्ष पूर्ण है। जब तक आप रहेंगे आपको सीखना ही है। इसीलिए देखिएगा अंत में वो ये भी प्रसंग है कि लेखक के बूढ़े पिताजी, जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने भी कहा था कि देख बेटे, जिंदगी सीखने का नाम है, जब तक सांस है तब तक सीखना है। यानी ताउम्र, आजीवन हमें सीखने से पीछे नहीं हटना है, हमें सीखते रहना है। सीखने का नाम ही जिंदगी है और सीखने का कोई अंत नहीं है। कोई पूर्ण विराम नहीं होता है शिक्षा में, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती। ये अंतहीन है, सीमाहीन है। तो जो सीमाहीन है उसमें कहाँ से पूर्णता आएगी? आदमी हमेशा अपूर्ण बना रहता है, हमेशा सीखता रहता है, छोटे बच्चे की तरह। ये यहाँ तक है। उसके बाद वहीं से जहाँ से यशराज ने कहा था कि भाई ये सब फ्रॉड है, और फ्रॉड कहने के बाद ये इतनी जो बात हुई, ये लेखक के मन की प्रतिक्रिया है, उसके विचार हैं। निबंध में ये सब स्वाभाविक है कि निबंधकार केवल डायलॉग ही नहीं लिखेगा, उसमें जो अपने जो उसके मस्तिष्क में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो व्यक्त करना, यही तो निबंध की सृष्टि में वो सब उपादेय हैं सब। तभी तो निबंध खड़ा होता है। वरना ये तो सीधी सीधी बात, जो बातचीत हुई डायलॉग की तरह लिख दिए, वो अलग है, फिर वो निबंध नहीं होगा।
ये जितनी बातें हुई हैं उनके मन में जो प्रतिक्रिया हुई, जिसके ऊपर ये सारा कुछ आ गया कि मेरा संस्कार वैसा है, मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, जिंदगी पाठशाला है वगैरह वगैरह, जितनी भी आपने बातें यहाँ आप पढ़ेंगे, ये सब उनके मन की प्रतिक्रिया है, उनके मन का अनुभव है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यशपाल कहता है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअल जो ऑनेस्टी है, व्यक्तिगत ईमानदारी है, कुछ लिखते हैं, उसका मतलब क्या है। पहले तो मतलब समझिए। और समझाते हुए कहता भी है कि अधिक से अधिक वो अभिव्यक्ति की ईमानदारी है कि भाई आप जो कहना चाह, अभिव्यक्ति का मतलब जो कहना चाहते हैं, आपके विचार, जो विचारों का बाहर निकालते हैं, वो बाहर निकालने में आप ईमानदार हैं कि जैसे जो विचार हैं वो आपने निकाल दिया, हो गई ईमानदारी। इससे अधिक कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तुम में तो अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं है, जो मन में विचार है उसको लिखो, ये ईमानदारी है, लेकिन तुम में तो वो भी नहीं है। यानी यशपाल अपने मित्र लेखक को कह रहे हैं कि तुम में तो ये भी नहीं है। पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में जो विचार उठे होंगे उसको भी तुमने ठीक से नहीं लिखा है। क्या मैं इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या समझाऊं। ये आलोचक जो है यशपाल, उनकी प्रतिक्रिया है। यहाँ तक आज हम रहने देते हैं, और क्योंकि निबंध आपका ये काफ़ी बड़ा है और एक साथ एक सेगमेंट में इसको पूरा करना संभव नहीं है, रिकॉर्डिंग वगैरह का मामला है, दिक्कत होती है, रिकॉर्ड करना होता है, अपलोड करना होता है, बहुत सारे इसमें टेक्निकल जो इसके प्रोसीजर्स हैं उसमें समय लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 20-20 मिनट का स्लॉट रख करके, अब ये 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, जितना भी हो, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं तब आगे बढ़ूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।